यहां तो मौसम चुनाव का है और कांग्रेस परेशान है। एक और किताब बाजार में आई है जो सीधे सीधे कांग्रेस को मुसीबत में डालने वाली है। कालिक पर किताब, देख लेते हैं एक रिपोर्ट। चुनाव चल रहे हैं और कांग्रेस के सामने एक के बाद एक चुनौती सामने आती जा रही है। संजय बारू की किताब एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर से उठा विवाद अभी थमा भी नहीं था कि एक और किताब से कांग्रेस और मनमोहन सिंह सवालों के घेरे में आ गए हैं। पूर्व कोयला सचिव पीसी पारेख ने अपनी पुस्तक के जरिए पीएम पर निशाना साधा है। पारेख ने अपनी किताब क्रूसेंडर आर कॉन्स्पिरेटर कोलगेट एंड अदर ट्रूथ में कोल आवंटन और उसके बाद हुई सीबीआई की कार्रवाई पर गंभीर आरोप लगाए हैं। किताब के मुताबिक तालाबीरा कोल ब्लॉक के आवंटन का फैसला मनमोहन सिंह ने ही लिया था। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को प्रभावित करने के लिए पारेख के खिलाफ कार्रवाई की। नियमों को ताक पर रखकर पारेख के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसके अलावा पारेख ने सीबीआई की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए हैं। मसलन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई। बहरहाल इस किताब में लगाए गए आरोपों से विपक्ष कांग्रेस पर हमलावर है और कांग्रेस बैकफुट पर दिख रही है। लगातार आरोपों को झेल रही कांग्रेस के लिए चुनाव से इन पहले खुलासों से पार पाना बड़ी चुनौती है। जिया न्यूज रिपोर्ट। तो आइए इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा बड़ी है, मुद्दा बड़ा है और इस खास चर्चा में हमारे साथ मौजूद है एक पैनल। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, स्वागत करते हैं उनका। इसके साथ साथ बीजेपी के लीडर हमारे साथ जुड़ेंगे, तब उनका तारुफ आपसे कराएंगे। वहीं कांग्रेस लीडर आबिद हुसैन लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और इस चर्चा को शुरू करने के लिए सीधा रुख कर लेंगे। स्टूडियो से मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ जी मौजूद हैं। अमिताभ जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से एक किताब आई और संजय बारू की और उसके बाद आज पारेख की भी किताब का विमोचन हुआ, क्या कहेंगे? सवाल, मुद्दा जो है बेहद गंभीर है। अब ऐसे में कांग्रेस के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं? अमिताभ जी, कृष्णवीर जी, आपसे लेना चाहेंगे पहला सवाल। सबसे बड़ी बात यह है कि जो सरकार की कार्यशैली रही है यूपीए 1 और यूपीए 2 की, उस पर इस किताब को जो लिखा गया है खुले तरीके से जी। आज शर्म की बात यह है कि जो प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी बनती है कैबिनेट के मुखिया होने के नाते और देश का प्रधानमंत्री होने के नाते, वो फाइलें जो सुप्रीम कोर्ट के दबाव में मंगवाई गई थी वो कहां खो गई थी। और जब फाइलें ढूंढवाई जा रही थी मंत्रालय में तो फाइलें मिल नहीं रही थी। सुप्रीम कोर्ट फाइलों को मांग रहा था जी। और डांट पड़ रही थी सरकार के ऊपर। मंत्री कुछ कह रहा है, प्रधानमंत्री कार्यालय कुछ कह रहा है। ये पूरा देश के सामने हकीकत है इस किताब में कि वो फाइलें कहां थी और किस तरीके से आवंटन किया गया। आज पारेख का ये कहना कि तालाबीरा का जो मामला है कोल ब्लॉक का, ये सही है, इसमें कोई झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे ब्लॉक आवंटन जो हैं उनको करवाने के लिए किस तरह से दबाव रहे हैं और उन दबावों का नतीजा ये है कि उल्टे सीधे आवंटन किए गए और सीबीआई की जांच में खुले रूप में पकड़े गए हैं। फर्जीवाड़ा जो किया गया है जो कोल ब्लॉक आवंटन में, पूरे देश के सामने है। और उसको लीपापोती करने के लिए जो सीबीआई का दुरुपयोग कर रही थी सरकार, वो शर्मनाक बात। लेकिन कृष्ण जी, यहाँ पर कांग्रेस आरोप लगा रही है कि ये जो किताबें जो लॉन्च हो रही हैं उसके टाइमिंग पर सवाल खड़े कर रही है कि चुनाव का मौसम है और ऐसे में कांग्रेस को बैकफुट पर लाने की कोशिश है। इसलिए ये जो आरोप लगा रहे हैं बीजेपी और आरएसएस पर लगा रहे हैं कि उनकी वजह से ये किताबें इस समय लॉन्च हो रही हैं। आप एक बात बताइए, चुनाव देश में हो रहा है जी। देश की जनता को जानने का हक है कि अब तक 9.5 साल से ज्यादा, पौने 10 साल में क्या क्या कर्म किए हैं। आज ही तो मौका था इन किताबों को सामने लाने का। ये आरोप और प्रत्यारोप का सवाल नहीं है। आज पूरा दूध का दूध और पानी का पानी इस देश की जनता के सामने अगर नहीं होगा तो कब होगा? जब चुनाव हो जाएगा। जिस तरीके के पाप किए हैं आज, उस जो कालिक सरकार के मुंह पे पुती हुई है, उस कालिक का पूरा नक्शा, पूरी पिक्चर देश के सामने इस किताब के द्वारा लाई गई है। इसमें कोई सोचने का सवाल नहीं है। क्यों चुनाव के बाद आनी चाहिए थी? मेरा सवाल यह है। जो लोग बात कर रहे हैं कि किताब चुनाव के बाद आनी चाहिए, क्यों आनी चाहिए थी चुनाव के बाद? चुनाव के समय में ही तो पता होना चाहिए कि सरकार की कार्यशैली क्या थी और सरकार किस तरीके से गलत कार्यों में लिप्त थी।
लेकिन क्या आप मानेंगे, अब चुनाव के दौरान ये किताब आई, अगर चुनाव से और पहले आती तो इसका फायदा आपकी पार्टी को और होता? सवाल फायदे नुकसान का नहीं है जी, सवाल सरकार का है और देश के आम आदमी के हक का है जी। हम इस बारे में चर्चा करने की बात नहीं थी, आज चर्चा इसलिए कर रहे हैं हम कि ये किताब अभी आई है। ये किताब 1 महीने पहले आती है, 2 महीने पहले आती, कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से। जो पब्लिशिंग हाउस है वो भी टाइम लेता है जी। और पब्लिशिंग हाउस अपने तरीके से बुक पब्लिश करता है, वो ऑथर के दबाव में काम नहीं करता। ये एक तो ये बात है, बुक पब्लिशर लेकिन यहाँ पर संजय झा ने उल्टा आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो सबसे कमजोर प्रधानमंत्री थे इन दोनों किताबों के विमोचन के बाद। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी कमजोर प्रधानमंत्री कैसे थे बताइए आप। ग्रामीण सड़क योजना अगर उन्होंने दी, गांव के लोगों को चलने के लिए रास्ता दिया, तो ये कमजोर प्रधानमंत्री का काम है क्या? आप बताएं ना जी। न्यूक्लियर ब्लास्ट अगर किया तो क्या प्रधानमंत्री कमजोर होते हैं तब ब्लास्ट होता है? प्रधानमंत्री कमजोर होते हैं तभी तो फाइलें जाती हैं दूसरी जगह। प्रधानमंत्री कमजोर होते हैं तभी तो यूएस से डायरेक्शन लेनी पड़ती है। इंडो यूएस न्यूक्लियर डील का क्या हुआ? सीड बिल कहां से बन के आया? मैं पूछता हूं, फूड स्टैंडर्ड सेफ्टी बिल किसने बनाया? मेरा सवाल ये, ब्राया बिल किसने बनाया? किसके लिए बनाया? क्या किसानों की जरूरत थी? क्या देश की जरूरत थी? नहीं, ये सब ताकतें, बाहर की ताकतों का खेल चल रहा है और इन चीजों को तो एक ना एक दिन देश के सामने लाना ही था और आना चाहिए। चलिए, आना चाहिए। इस पर कांग्रेस के क्या राय है, कांग्रेस का वर्डिक्ट जान लेते हैं। हमारे साथ आबिद हुसैन जी लखनऊ से बने हुए कांग्रेस के लीडर हैं। आबिद जी, ये जो किताब लॉन्च हुई, आज एक और किताब लॉन्च हुई पारेख की, उस पर आपका क्या कहना है, क्या रिएक्शन है? जी 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 देखिए, सबसे पहले तो जो सवाल मेरे जहन में आया था वो खुद आपने भी उठा दिया, अच्छी बात है। आप एक जिम्मेदार जर्नलिस्ट हैं और आपने उस बात को समझने की कोशिश की। देखिए, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट 2-3 बातें और हैं जी। नंबर 1 तो ये कि पीसी पारेख कब रिटायर हुए और कब उन्होंने ये किताब लिखी और कब वो सामने आई। वो एक आईएएस ऑफिसर हैं। आईएएस ऑफिसर 30-32 साल की नौकरी करता है जी। आईएएस ऑफिसर के रूल्स और जो सर्विस रूल्स होते हैं उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा होता कि जब तुम कुर्सी पर ओहदे पर बैठकर काम करो तो गलत काम में दस्तखत करते रहो, फाइलें बढ़ाते रहो, काम करते रहो, और जब रिटायर हो जाओ तो एकदम से तुम ईमानदार बनने के लिए कोई किताब लिखकर सामने आ जाओ जी। इन्होंने उस वक्त क्या किया, इनका रोल क्या था? अगर इनमें इस वाकयात में, चाहे पीसी पारेख का हो और चाहे संजय बारू का हो, अगर इनके वाकयात में कुछ भी सच्चाई होती तो ये साजिश के तौर पर ये इस मौके पर नहीं लाई जाती। जी, लेकिन आबिद जी, ऐसे में सवाल ये है, क्या कोई भी रिटायर्ड अधिकारी, कोई भी रिटायर्ड ऑफिसर देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बिना तथ्यों के आधार पर इस तरह की किताब में लिखने की हिमाकत कर सकता है? सुनिए, पूरी बात सुनिए। जी जी जी। नहीं, हम ये नहीं कहते कि तथ्य है नहीं, तथ्य तो सामने लाएं। और दूसरे ये कि राइट टू इंफॉर्मेशन का जमाना था। चौधरी साहब अभी कश्मीर जी बोल रहे थे, हिंदुस्तान के अंदर राइट टू इंफॉर्मेशन में किसी को किसी वक्त भी कोई सवाल पूछने का अधिकार था। कोला बंटन हो या कोई चीज़ हो रही हो, ये लाया इसीलिए गया है। कांग्रेस की देन है कि हिंदुस्तान की जनता को हो रहे कामों को, फाइलों के अंदर लिखे हुए आदेशों को और सरकार के कार्यशैली पर पूरी नज़र और देखने का हक दिया है। ये उस वक्त भी समझा जा सकता था। ये कहना, आरोप लगाना तो ये जानबूझ के है कि जितने दिन का कन्फ्यूजन दूर होगा, सच्चाई सामने आएगी। जब तक होगा, चुनाव में हम जनता को गुमराह करके कहीं ना कहीं कांग्रेस के खिलाफ वोट डलवाने पर राजी हो जाएंगे। लेकिन जनता बड़ी जागरूक है, जनता भी समझ रही है। अगर एक किताब के बाद दूसरी किताब, हो सकता है अभी एक आध और कहीं ये किताब ले आए, क्योंकि ये भी एक अजब सिलसिला है कि जब आदमी अपनी कुर्सी पर बैठा होता है तो रिटायरमेंट तक वो बड़ी जिम्मेदारी से ओबीडियंट होकर और अपने परफॉर्मेंस दिखाकर काम करता है और ये चाहता है। आबिद जी, कृष्णवीर जी भी एक सवाल रखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। इस चर्चा में कई ऐसे पहलू हैं जिन पर कई सवाल खड़े होते हैं, जिसके जवाब तलाशने होंगे। चर्चा जारी है, फिलहाल रुक रहे हैं एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए।
स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद जीआई न्यूज पर जारी है विशेष चर्चा। आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब और बात हो रही थी कालिख पर किताब की। एक और मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त जुड़ चुके हैं जिन पर हमने पहले रुख किया था, लेकिन हमारे साथ उस वक्त संपर्क नहीं हो पा रहा था। तो डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ स्टूडियो में अब जुड़े हुए हैं, इनसे भी सवाल करेंगे। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, अगला सवाल ले लेते हैं और अमिताभ जी से ही अगला सवाल ले लेते हैं। अमिताभ जी, सूत्रों के हवाले से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि ये जो किताबें आई हैं उसके बाद बैकफुट पर नजर आ रही है कांग्रेस। ऐसे में एक प्लान की अगर बात करें तो कांग्रेस का अब जो प्लान नजर आ रहा है कि अगर चुनाव में हार होती है तो राहुल के बजाय अब प्रधानमंत्री के ऊपर जो है हार का ठीकरा फोड़ा जाएगा। ये कितना जायज और कितना लग रहा है कि वाजिब है, क्योंकि यहां पर जो किताबें आई हैं वाकई में बैकफुट पर नजर आ रही है क्या कांग्रेस? हाँ, यकीनन कांग्रेस इस समय बैकफुट पर है और जो भी आरोप लगते रहे, दबी जबान में बहुत पहले से आरोप लगते रहे हैं। माना ये भी कहा जाता था कि मोदी ने अभी उतना दम नहीं दिखाया जितना कि मनमोहन ने अपनी कमजोरी दिखाई है। जी, इन हालात में मुझे ये नज़र आता है कि अभी तक इसके पीछे कोई तथ्यता प्रमाण नहीं थे। अब तथ्यों से चीज़ साबित हो रही है और इसकी वजह से कांग्रेस के आने वाले दिन और मुसीबत भरे होंगे। चलिए, डॉक्टर कृष्णवीर चौधरी, आप एक सवाल पूछना चाह रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले। आबिद जी से कहिए, क्या पूछना चाह रहे हैं? आबिद जी, मेरा एक सवाल है, देश के किसानों ने क्या अपराध कर दिया कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों की बात को इतने लंबे समय से रोका जा रहा था? बहुत सीरियस मुद्दा आपके सामने मैं रख रहा हूं, पार्टी की बात ना समझे इसमें। पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ने कहा 10 साल तक रोक लगा दी जाए। जयराम रमेश ने कहा 10 साल तक कोई मतलब नहीं है। जयंती नटराजन ने कहा बहुत खतरनाक मुद्दा है। आखिर कौन सा दबाव था और क्या वजह है कि चुनावी आचार संहिता लागू हो जाने से पहले वीरप्पा मोइली उसको देश के किसानों की बर्बादी का इतिहास लिख देते हैं, जो देश की खाद्यान्न सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है, मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा, पर्यावरण। मेरा सवाल यह कि कालिख पे कालिख पुतने का काम सरकार में बैठे हुए लोग कर जा रहे हैं। कोई जिम्मेदारी देश के प्रति नहीं है, ना किसानों के प्रति, ना कोयले के प्रति, ना प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रति। ये एक मजाक हो गया है इस देश के अंदर। दुख होता है वैसे कहते हुए भी। जी, मैं बीच में कट जाने से मैं आधी बात तो सुन नहीं पाया हूँ, इस बीच में पैच नहीं हो पाया था। लेकिन जो भी आपने प्रश्न पूछा उसमें एक बात मेरे फिर भी समझ में आ रही है, लेकिन जितनी बात मैं सुन पाया हूँ उसका जवाब मैं दे रहा हूँ। आप बताएं, फिर कोई बात होगी मैं पूछ लूंगा आपसे। आपने अभी कहा कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री जेपीसी, पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी, रिपीट हो रही है आवाज, पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ने कहा कि इसको नहीं लागू करना चाहिए। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, आपने स्टैंडिंग कमेटी कहा, ठीक है। पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने कहा कि 10 साल के लिए रोक दिया जाए। जी, जयराम रमेश ने भी कहा, जो पहले पर्यावरण मंत्री थे, यही तो कहा आपने। जयराम रमेश ने भी कहा कि इसको रोक दिया जाए। जयंती नटराजन ने भी कहा कि ये देश के हित में नहीं है। नहीं, सुनिए, तीनों बातें एक ही चीज। सुनिए, ठीक है। जब कभी कोई निर्णय बगैर स्टैंडिंग कमेटी के होने लगते हैं तब ये सवाल उठाए जाते हैं कि साहब लोकतंत्र में स्टैंडिंग कमेटी क्यों नहीं बनती और स्टैंडिंग कमेटी के जरिए फैसले क्यों नहीं होते। स्टैंडिंग कमेटी के राय को ऊपर अमल किया जाता है तो सवाल खड़े किए जाते हैं कि साहब स्टैंडिंग कमेटी ने ये कह दिया, तो स्टैंडिंग कमेटी में खाली कांग्रेस के ही लोग नहीं होते हैं, सभी पार्टियों के होते हैं। चलिए, स्टैंडिंग कमेटी में सभी दल के लोग होते हैं और बड़ी व्यापक चर्चाओं के बाद स्टैंडिंग कमेटी किसी फैसले पर पहुंचती है। तो स्टैंडिंग कमेटी में आपके दल के भी लोग होंगे, स्टैंडिंग कमेटी में और भी दल के लोग होंगे। तो जनहित में यही बात मैं बार चैनल पर भी कह चुका हूं कई बार, और इससे पहले और भी मैं चैनलों पर यह बात कहता हूं कि हमें और तमाम राजनीतिक पार्टियों को जनहित में राजनीति से उठकर 543 संसद सदस्यों को पार्लियामेंट में बैठकर जब भी कोई चर्चा करें तो देश हित और जनहित के सवालों को पहले जहन में लाएं और फैसले प्रॉपर तरीके से न सिर्फ ये कि हों, हाउस को चलने दिया जाए, बीजेपी हो या कोई दल हो, हाउस को बाधित ना करे,
व्यापक चर्चाएं हों, चर्चाओं के बाद उन पर निष्कर्ष पर पहुंचें, और जब निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, सबकी राय से पहुंचते हैं, तो ये 543 नंबर का संसद सदस्यों का हाउस बनाया ही इसीलिए गया था। चलिए आबिद जी इस बात का जवाब लेते हैं, इस बात का जवाब दीजिए। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि कहीं नेता अपनी नीति और अपनी पॉलिसियों की बात कीजिए। जॉइंट पीएमओ के जॉइंट सेक्रेटरी ने कोयले के मामले में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देते समय उसकी लैंग्वेज को चेंज करवाया, इसके बारे में आपका क्या मानना है? क्या यह सही था? इस पर भी जवाब लेंगे। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त तो चला है, ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे पीसी पारिक ने अपनी किताब में क्या कुछ आरोप लगाए, उस पर भी आबिद जी से सवाल लेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। जिया न्यूज पर आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब। बात हो रही है कालिक पर किताब की। जी आज एक और किताब छपी है, पीसी पारिक ने ये किताब लिखी है और इसी पर चर्चा कर रहे हैं। सभी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन आपको बता दें मोटी मोटी बात कि इस किताब में क्या कुछ जिक्र किया है पीसी पारिक ने। पारिक ने अपनी किताब में लिखा है कि मैंने अपने कार्यकाल में सांसदों को ब्लैकमेलर बनते देखा है। उनके मुताबिक कोल ब्लॉक आवंटन को लेकर उनके सुझाव नहीं माने गए। हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए थे जहां मुख्य सचिव भी नेताओं का गुलाम बनने को मजबूर किए जाते थे। उन्होंने आगे लिखा है कि पूर्व कोयला सचिव ने लिखा है कि पीएम अपने मंत्रियों को कंट्रोल करने में असमर्थ थे। इस बात पर आबिद जी का क्या जवाब है, उनसे जान लेते हैं। सीधा रुख कर लेंगे आबिद जी का। आबिद जी, ये जो आरोप लगाए हैं इस किताब में, आप कितने सहमत हैं या कितने असहमत हैं? जी देखिए नहीं, बिल्कुल सहमत नहीं है। हमें तो पीसी पारिक के ऊपर क्यों शक होता है कि वो किस तरीके के हिमाकत आमेज बातें कर रहे हैं। मुख्य प्रधानमंत्री का अपने मंत्रियों पर कंट्रोल था या नहीं था, ये छोड़ दीजिए इस प्रश्न को। पीसी पारिक साहब जब कोयला सचिव थे और उनके सामने धांधलियां और बेईमानियां उनके बकौल, जैसा कि उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, अगर हो रहा था तो उन्होंने उस पर कहां पर टिप्पणी की, कहां विरोध किया, राइटिंग में क्या किया, कब उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, कब उन्होंने इसको प्रश्न को उठाया, कब कैबिनेट सेक्रेटरी के सामने गए, कैबिनेट सेक्रेटरी को, अरे भाई आईएएस ऑफिसर हैं, इतने बड़ी जिम्मेदारी के पद पर बैठे हैं, उनको कैबिनेट सेक्रेटरी, प्रमुख सचिव, प्रधानमंत्री स्वयं सबको अवगत कराना चाहिए था। आज वो दुनिया भर की नेतागिरी और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बड़े अपने को ईमानदार दिखा रहे हैं। अगर यही ईमानदारी का जज्बा उनमें था तो उस वक्त उनको कागज और फाइल पर आदेश नहीं मानने चाहिए थे और उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना काला बीरा कोयला खदान आवंटन मामले में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया, लेकिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के खिलाफ नहीं किया गया। उनको इंटाइटलमेंट था, कैबिनेट सेक्रेटरी को लिख सकते थे। जी, सीबीआई ने प्रधानमंत्री के खिलाफ क्यों नहीं मामला दर्ज किया, जबकि कोयला मंत्रालय उस समय उनके पास था? देखिए ये केस किसने दर्ज किया? जी, ये बात सीबीआई का जो प्रवक्ता होगा वो बताएगा कि उसके पीछे वास्तविकता क्या थी। जी, मैं या तो पूरा केस देख लूं और उनकी पूरी किताब पढ़ लूं, उसके बाद इनसे कहिए कि ये पारिक साहब आ जाएं, 2 घंटे की आप ही के चैनल पर बहस कर लें, सारे अपने कानून दां को साथ लेके बैठ जाए, हम अकेले काफी हैं। हम इनको जवाब देंगे, हम इनकी ईमानदारी साबित कर देंगे कि ये चुनाव के ऐन वक्त पर किसके हाथों का खिलौना बनकर ये सामने बैठे हैं और किसके कहने पर उन्होंने ये झूठ का पुलंदा जनता के सामने रखकर कंफ्यूजन और भ्रमित करना चाहते हैं देश की और वोटर को। चलिए ये भी सामने आ जाएगा। असल में थोड़ा सा कहीं ना कहीं उस वक्त दिखानी चाहिए थी, ईमानदार अगर थे, कि जिस वक्त ये अपनी जिम्मेदारी, कहां लिखा है आईएएस के रिटायरमेंट के बाद आप बोलिए रिटायरमेंट, और जब आप जॉब में रहिए तो मत बोलिए या मत आप उस पर एक्शन लीजिए, बेईमानी होने दीजिए, आंखें बंद किए रहिए, खामोश बैठे रहिए, कहां लिखा है? अमिताभ जी कुछ कहना चाह रहे थे। बहुत सिंपल सी बात है, जिस तरह से ईमानदारी आपके कलम से उनके और आपकी कुर्सी पर बैठी जिम्मेदारी पर को दर्शानी चाहिए। मैं केवल 2 छोटी बातें पूछना चाहूँगा। पहली बात, क्या मिस्टर पारिक उस समय अगर इस सवाल को उठाते तो उनके खिलाफ सरकार पद और गोपनीयता की शपथ के उल्लंघन का आरोप न लगाती? एक। दूसरी बात, निश्चित रूप से चुनाव हो रहे हैं, क्या चुनाव के समय
अगर देश में भ्रष्टाचार हुआ है क्यों तो लगता? अगर वो कैबिनेट सेक्रेटरी को आप मुझे कृपया बात रखने दें। अगर वो कैबिनेट सेक्रेटरी को लिखते तो क्यों होता? मुझे बताइए किस रूल्स में है कि जो कोयला सचिव कैबिनेट सेक्रेटरी को वास्तु स्थिति से कैबिनेट सेक्रेटरी और उनके बीच में क्या संबंध रहा? जब वो प्रधानमंत्री को नहीं पा रहे हैं तो उस समय वो कैबिनेट सेक्रेटरी को लिखेंगे। इस समय चुनाव चल रहा है, जिस समय जनता के पास निर्णय लेने का एक मौका है, उस समय वह व्यक्ति अपनी बात रख रहा है। आप तर्कों के आधार पर दूसरी बात कही। आप अगर आरोप लगाएं, आप अगर विपक्षी दलों पर आरोप लगाएं, इस समय नहीं, मुझे या तो बात कहने दीजिए, या मुझे बात कहने दीजिए, या अकेले आप बात था कि उनके आंखों के नहीं, आपको बात कहने का पूरा मौका मिलेगा। अगर ये सही है, अभी जी पहले सवाल रख लेने दीजिए। बड़ा प्रश्न चिन्ह है, बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मतलब अकेले बोलना और अकेले ही उत्तर देना चलेगा। टेलीविजन के पास जाने के बजाय, जैसे आज किताब को विमोचन के बहाने देश भर में अपने आरोप लगा रहे हैं, उनको चिट्ठी कैबिनेट सेक्रेटरी को लिखनी चाहिए थी। नहीं, कैबिनेट सेक्रेटरी कौन होता है, मैं उस पर नहीं जा रहा। डिसेंट नोट लगाना चाहिए। आप ये बताइए, जब वो प्रधानमंत्री को निरीह पा रहे हैं तो कैबिनेट सेक्रेटरी पे भरोसा करें। इस समय जब वह व्यक्ति किताब लिख रहा है तो एक सामान्य नागरिक के नाते जो जिस संविधान ने उसको पास, कृपया मेरी बात सुनिए, कृपया मेरी बात सुन लें। जो कह दें वो सही है। नहीं, कृपया मेरी बात सुन लें सर। सवाल कर लेने दीजिए, आप सवाल पूरा हो जाने दीजिए, उसके बाद आपको पूरा मौका मिलेगा जवाब देने। संविधान में एक अधिकार दिया है, हर नागरिक के पास वो अधिकार है। अब वो हर नागरिक के पास अधिकार है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का। एक पुस्तक व्यक्ति लिख रहा है, आप तर्कों के सहायता से, तथ्यों की सहायता से आप उन चीजों का खंडन कर दें। आपके पास अगर एक व्यक्ति लिखा, आप 10 प्रमाण प्रस्तुत करें। आप उल्टे दूसरे तर्क दे रहे हैं। आप कह रहे हैं ऐसा झूठ था, आप ये कह रहे हैं कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वक्त ये है कि आपके पास तो पूरी मशीनरी इस समय है, कम से 45 दिन तक के लिए आप उस मशीनरी का इस्तेमाल करें और तर्कों की सहायता से ही नहीं, तथ्यों की सहायता से ये सिद्ध कर दें कि मिस्टर पारिक झूठ बोल रहे हैं। आप दूसरे आरोप लगा रहे चुनाव में तो निश्चित रूप से फायदा मिलेगा, विपक्ष की बात अलग है। आप तथ्य क्यों नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं? आप सीधे आप खारिज कर दे रहे, वो झूठ बोल रहे हैं। जी कहिए आप जी। अरे भाई, मुझे कहने का अवसर है, आपके प्रश्न का जवाब दूं? जी बोलिए। सुनिए, मैंने ये कतई नहीं कहा। मैंने जो कहा उनको सुन लीजिए। वो एक आईएएस अधिकारी थे। आईएएस अधिकारी रहते उनके ही जिस विभाग के वो सचिव थे, उस विभाग में होने वाली गलतियां उनकी कब समझ में आई? जब वो सचिव के पद पर थे तब गलतियां उनके ज्ञान में आई, तो उन्होंने उसके ऊपर डिसेंट नोट लिखा। उन्होंने, अगर वो उनको ये लग रहा था, कहाँ किसी रूल में पाबंदी नहीं है कि डिसेंट नोट नहीं लिख सकते। ईमानदार आदमी जो होता है वो तुरंत लिखता है, और फाइल के ऊपर पत्रावली पर जो लिखता है वो प्रश्न चिन्ह खड़ा होता। एक बात चलिए आबिद जी इस चर्चा को आगे बढ़ा। दूसरी बात जी अगर उनको ये लग रहा था कि मेरे लिखने का फाइल पर कोई वो नहीं है, तो वो कैबिनेट सचिव को लिखते। कृष्णवीर जी, जो ये तर्क दे रहे हैं यहाँ पर, आप कितने सहमत हैं आबिद जी के इन तर्क से? देखिए, ये घुमाने फिराने का मौका नहीं है आबिद जी, सच्चाई को स्वीकार करने का मौका है। एफआईआर दर्ज की गई है सीबीआई के द्वारा कोयला घोटाला। आप पहले, अब आप सुन लीजिए, मैं सुन रहा था आपकी बात को। आप ये बताइए कि क्या नवीन जिंदल कांग्रेस के सांसद रहते हुए फर्जीवाड़ा नहीं कर रहे थे? क्या कोल ब्लॉक घोटाले में आप ये मानते हैं घोटाला नहीं हुआ? और घोटाले में अगर कैबिनेट मिनिस्टर की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी के पास थी और वो फाइलें पीएमओ में भी नहीं थी, कोल मिनिस्ट्री में भी नहीं थी, तो कहां थी? पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि जो घोटाला करवाया जा रहा था सब मिलके, क्या वो प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी नहीं बनती? संवैधानिक दृष्टि से अगर देखें तो प्रधानमंत्री की फाइल को कोई भी और आदमी देख नहीं सकता। वो एक अपराध है अगर संवैधानिक दृष्टि से हम देखें तो। लेकिन उन फाइलों का इस तरीके से मजाक उड़ा, और साफ साफ लिखा गया है कि कोल ब्लॉक आवंटन का मामला
प्राइम मिनिस्टर के हाथ में नहीं बल्कि कहीं और के डायरेक्शन पर चल रहा था। अब सवाल यह है कि अगर सच्चाई सामने आ रही है तो फिर इस पर जो है ना नुकर करने की बात नहीं है, इस पर यह स्वीकार करने की बात है देश की जनता से कि हां गलतियां हुई हैं, और जो गलतियां हुई हैं उसको भी अगर आप डिनाई करेंगे तो जनता में एक मजाक जाएगा। बहुत बहुत साफ शब्दों में मेरा ये मानना है। मैंने भी एक किताब लिखी 11 अक्टूबर को, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी ने उसको जारी किया, और उसमें मैंने लिखा किस तरीके से बहुराष्ट्रीय कंपनियों का हाथ का खिलौना बन गई है सरकार और देश की बर्बादी का इतिहास लिख रही है। तो उसमें क्या करें आप बताएं। आबिद जी, देखिए, आपकी किताब पर कोई, आप आईएएस ऑफिसर नहीं, इसलिए आप पर कोई रूल्स नहीं लगते। लेकिन अगर आपने भी ये प्रश्न उठाया कि बहुत सी फाइलें मौजूद नहीं थी, गायब नहीं थी, प्रधानमंत्री फाइलें थोड़ी अपनी अलमारी में रखता है। ये जो कोल सचिव थे, आप उनकी वर्किंग एफिशिएंसी पर आप ही ने प्रश्न चिन्ह लगा दिया। पूरे कोल डिपार्टमेंट का जो सचिव होता है वो उसके अधीन होते हैं, एडिशनल सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, सेक्शन, सब उसके अधीन होता है। अगर फाइलें कहीं इधर उधर हुई, अगरचे हुई हैं, तो उस सबसे ज्यादा तो दायित्व कोल सचिव पर बनता है। प्रधानमंत्री थोड़ी फाइलें निकाल के अलमारी से रखता हो, लाता हो, देखता है। ये तो जो सेक्शन ऑफिसर से लेके और प्रमुख सचिव तक फाइलें जो जाती हैं, उसकी सारा कार्यालय का जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो देखते हैं। एक बात जी, और कैबिनेट मिनिस्टर के नाते प्रधानमंत्री की जो जिम्मेदारी थी वो एग्जीक्यूशन का काम प्रधानमंत्री जी की भी जिम्मेदारी बनती थी। कैबिनेट मेरा दूसरा सवाल है, प्लीज मेरा सुन लीजिए। जी जल्दी बताएं। आप जो सवाल उत्तर देना चाहते हैं, अगर वो कहलवाना चाहे तो वो तो नहीं कहलवा पाएंगे आप। चलिए कहिए आबिद जी, आप कहिए, उसके बाद अमिताभ जी आपसे ऐसा है, कोई भी सरकार कोई भी चीज नियमों से चलती है। नियमावली पहले पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और उसके बाद बहस कीजिए। कोई नियमावली होती है, एक ब्यूरोक्रेसी के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं, प्रधानमंत्री के ऊपर सारी जिम्मेदारी है। एक बात, अगर स्टैंडिंग कमेटी ने कोई रिपोर्ट दी है वो गलत है, अगर किसी ने कोई बात कह दी है वो गलत है। जो एक रिटायर होने के बाद किताब में रहस्य लिख रहा है वो सही है। अगर वो सही है तो पहले क्यों नहीं कहा उन्होंने? आप ये मानते हैं कि कोयला घोटाला नहीं हुआ इस देश के अंदर? इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि देश में कोई कोयला घोटाला नहीं हुआ, और ये एफआईआर, कोयला घोटाले को तो आप झुटला नहीं सकते, और ये एफआईआर गलत हो रही है। हुआ या नहीं हुआ? मैंने तो, आपने पीसी पारिक के हवाले से इस बहस की चर्चा की, मैंने पीसी पारिक के कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। चलिए अमिताभ जी, जो सच्चाई है, आपने कहा कि कोयला सचिव फाइलें नहीं रखते। जो सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट में जेर बहस है उसमें हम उस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे। एक जो तथ्य है वो सामने आएंगे। लेकिन जो पीसी पारिक ने किताब लिखकर इस वक्त उन्होंने उसका विमोचन करके देश में एक हैजान फैलाने की कोशिश की है। मैं पीसी पारिक जी अमिताभ जी आप बोलिए। आप एक आईएएस ऑफिसर को रिटायरमेंट के बाद राज्यपाल बना दें तब ठीक है। अगर एक आईएएस ऑफिसर जिस समय एक आईएएस ऑफिसर काम करता है, अगर उस समय वो कोई टिप्पणी करता, जो माहौल वो देख रहा है, जहां पर प्रधानमंत्री को एक दूसरी किताब जैसा बयान कर रही है कि प्रधानमंत्री निरीह नजर आ रहे हैं, पूरे देश को, पूरी दुनिया में वो एक कमजोर प्रधानमंत्री के रूप में साबित हो रहे हैं, और आप कह रहे हैं उनको उस समय कैबिनेट सचिव की शरण लेनी चाहिए थी। एक रिटायरमेंट के बाद नहीं, कृपया मुझे, रिटायरमेंट के बाद वो एक सामान्य नागरिक है और उसके पास संविधान के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, वो उसका प्रयोग कर रहा है। एक दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि कोयला सचिव, ये इस तरह के तर्क दिए जाएंगे कि कोयला सचिव क्या फाइल रखते थे, यानी प्रधानमंत्री क्या फाइल रखते थे, तो यानी कोयला सचिव फाइल रखेंगे। अंधेर नगरी चौपट राजा में था कि अगर राजा के पास या चोर के पास दोषी नहीं पाया गया तो किसी दूसरे आदमी को पकड़ के, जिसकी गर्दन पतली थी, फांसी पे चढ़ा दिया। तो आप ये चाह रहे हैं कि इस सरकार का दोष किसी उस चपरासी को फांसी पे चढ़ा देना। कृपया मेरी बात सुनिए, उस चपरासी को फांसी पे चढ़ा देना चाहिए जिसने फाइल रखी हो। यानी क्या प्रधानमंत्री के पास जिम्मेदारी ये थी कि नहीं? नैतिक जिम्मेदारी कोई चीज होती कि फाइल मिसिंग है, क्या कोई एक्शन लिया गया उससे पहले कि जिस समय अदालत फाइल मांगे कि साहब फाइल तो खो गई। अब आप कह रहे हैं कि ना हो तो आप जाकर के ढूंढ लें फाइल।
इस तरह के तर्कों पर सरकार चलेगी और आप कहते हैं कि सरकार जो है, जहां तक मुझे याद है जी आप बताएं। जी कहें। नहीं, आप फिर से समझ लीजिए, प्रधानमंत्री और कैबिनेट के मंत्री हों या राज्य मंत्री हों या इंडिपेंडेंट राज्य मंत्री हों, ये पॉलिसी मेकर्स होते हैं सर। ये कार्यपालिका के भी प्रमुख होते हैं और ये कार्यपालिका, ये हमारे फ्यूजन ऑफ पावर है और ये कार्यपालिका हर मंत्री कार्यपालिका का भी प्रमुख है। चलिए बहस जोरदार हो रही है और इस बहस में फिलहाल वक्त हो चला एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। आगे भी चर्चा करेंगे और इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, बात करेंगे कि सोनिया गांधी कितना पावर रखती थी इस सरकार में और मनमोहन सिंह के हाथ में क्या कुछ रहा, इस पर भी वापस आकर चर्चा करेंगे। फिलहाल रुक रहे हैं बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब। बात हो रही है कालिक पर किताब की और चर्चा को अगले पड़ाव पर ले जाते हैं सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बात कर लेते हैं संजय बारू ने जो किताब लिखी थी, उन्होंने इस किताब में क्या आरोप लगाए, क्या बात कही थी, आपको बता दें। संजय बारू कहते हैं कि मनमोहन सिंह ने खुद उनसे स्वीकार किया था कि कांग्रेस अध्यक्ष के पास सत्ता का केंद्र है। दूसरी बात, बारू की नजर में सोनिया गांधी का प्रधानमंत्री पद अस्वीकार कर देना एक राजनीतिक रणनीति थी। उन्होंने कहा सरकार चलाने में सोनिया गांधी की दखलंदाजी इस हद तक हुई थी कि 2009 में सत्ता में वापस आने के बाद उन्होंने मनमोहन सिंह से पूछे बिना प्रणब मुखर्जी को वित्त मंत्री का पद ऑफर कर दिया, जबकि वो सीवी रंगराजन को वित्त मंत्री बनाना चाहते थे। आप जी का रुख कर लेंगे, उनके पास क्या जवाब है इस सारे आरोपों का, इस किताब में जो लिखा गया है, जो बारू ने लिखा है। आप जी, क्या आप मानते हैं कि सत्ता का जो केंद्र है, जो पावर है, सरकार का जो रिमोट है, वो सोनिया गांधी के पास ही था? मौजूदा कार्यालय से और खुद प्रधानमंत्री जी कंट्राडिक्ट कर चुके हैं। जी सुनिए, मेरी बात सुनिएगा, बहुत गौर से सुनिएगा और बात को समझ में आ जाएगी। जी, संगठन सरकार दोनों अलग अलग चीजें हैं। संगठन की मुखिया हमारी श्रीमती सोनिया गांधी हैं, उपाध्यक्ष राहुल जी हैं और बहुत से महामंत्री और एआईसीसी में बैठते हैं। सरकार जहां बैठती है वो प्रधानमंत्री कार्यालय में होता है। जब कभी कुछ फैसले ऐसे आपके सामने आए जिसमें प्रधानमंत्री ने अपने उन सहयोगी दलों से जिनके खिलाफ भी चुनाव लड़ा था लेकिन कोई फैसला किया था, दागी लोगों के बिल वाला प्रश्न है, तब उसके बाद राहुल जी उसमें बोले थे। तो अलग अलग चीजें होती हैं। चुनाव से संबंधित जो भी काम होता है वो उसकी तैयारी उन मामलों में दखल देता है जहां चुनाव से संबंधित है, जनता के बीच में जाने की बात है, मैनिफेस्टो लिखने की बात है, मैनिफेस्टो के प्रारूप के बाद पिछले मैनिफेस्टो और अगले मैनिफेस्टो में हम क्या और वादे कर सकते हैं उसकी बात है जी। लेकिन कैबिनेट और सरकार चलाने वाले मंत्रिमंडल के लोग इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री सरकार को चलाते हैं और उन्होंने चलाया है। यह संजय बारू जी का कहना कि उन्होंने मंत्री बना दिया, क्या यह संभव है? क्या आपको इसकी कल्पना कर सकते हैं? आप खुद सोच लीजिए कि क्या ऐसी कल्पना की जा सकती है कि प्रधानमंत्री को मालूम ना हो कि वित्त मंत्री कौन बनेगा और वहां शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री भी बैठे हों और शपथ हो जाए? ये वो बातें हैं जो बच्चों के समझ में नहीं आएगी, बड़े तो बहुत समझदार होते हैं। चलिए, ये दुष्प्रचार है, ये दुष्प्रचार है और ये एक समय पर जानबूझकर एक बार संजय बारू से, एक बार पीसी पारिक से, इन किताबों के हवाले से ये बात की जा रही है। चलिए, ये दुष्प्रचार है क्या है, ये चुनाव के बाद साफ हो जाएगा जब रिजल्ट्स आएंगे, किसके फेवर में जाते हैं या इससे कितना लेना देना है वो भी तय हो जाएगा। अमिताभ जी, अगला सवाल ये कि जिस तरह के आरोप समझ में आ जाएगा, सूत्र हमारी बात जनता ने समझी कि उनकी बात समझी। जी, सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस जो है उनका प्लान ये है कि अगर हारती है तो हार का ठिकरा यहाँ पर प्रधानमंत्री के ऊपर फोड़ा जाएगा। लेकिन क्या लगता है कि राहुल ने जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और कांग्रेस के खिलाफ गए, उन्होंने हार की जिम्मेदारी ली, क्या वो हार की जिम्मेदारी लेंगे अगर हार होती है तो? एक सवाल। और दूसरा सवाल, मनमोहन जी को प्रचार से दूर रखा जा रहा है, ऐसा इकोनॉमिक टाइम्स के सर्वे में भी साफ हुआ है। कई उम्मीदवारों ने माना है कि वो नहीं चाहते कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उनसे वो चुनाव प्रचार करें पार्टी का। जी, पूरी तरह से निश्चित कांग्रेस पार्टी ने जो इस समय इनकी व्यवस्था है जी, कभी भी किसी
डिबैकल की जिम्मेदारी अपने ऊपर स्वीकार नहीं की है। जो बहुत मीडिया का दबाव पड़ा तो एक नैतिक दायित्व लेना और इस तरह की बातें ज़रूर हुई। कार्ड्स दबा करके रखे गए हैं, कोई नहीं जानता। एक सामान्य सा सवाल है, दुनिया भर में सारी बड़ी पत्रिकाएं, टाइम जैसी पत्रिका कह रही है कि सोनिया गांधी दुनिया की सशक्त सबसे ताकतवर महिलाओं में से एक है। जी, ये ताकत कहाँ से आ रही है? यानी पूरी दुनिया देख रही कि ताकत, यानी कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए नहीं कह दिया कि सबसे बड़े ताकतवर व्यक्ति हैं। जी, लोकतंत्र का मुखिया, यानी वो टाइम के ऊपर इन्होंने कभी खंडन नहीं कर दिया कि नहीं साहब हमारी सोनिया गांधी तो जो मनमोहन जी 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 जी। तो इस तरह की चीजें जब तक आपको अच्छा लगता है, मीठा मीठा गप हो रहा है, कड़वा कड़वा थू हो रहा है, जब ये ताकत का स्रोत कहां से आ रहा था? ये समीकरण, ये सारी चीजें आखिरी मिनट में हम डॉक्टर कृष्णवीर से जान लेते हैं। जी, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में सोनिया गांधी का नाम आ जाता है टाइम्स मैगजीन में, दुनिया के ताकतवर लोगों में उनका नाम आ जाता है। बिना सत्ता का केंद्र हुए, बिना सत्ता का केंद्र हुए ये चीजें संभव नहीं है। प्रधानमंत्री तो मुखिया जरूर थे सरकार के, लेकिन उनका कंट्रोल नहीं था। ये तो अलग अलग मंत्री अपनी अपनी ढपली बजा रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं। ये सारी चीजें, सत्ता का केंद्र जो था वो अलग था, प्रधानमंत्री सत्ता का केंद्र में नहीं थे। हकीकत ये है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, देश जानता है। अगर सत्ता का केंद्र ना होता तो सोनिया गांधी शक्तिशाली और सत्ता में नहीं होती, वो सबसे ज्यादा अमीर महिलाओं में नहीं गिनी जाती। ये तो हकीकत है। मनमोहन सिंह जी को सबसे ज्यादा अमीर लोगों में नहीं गिना गया आज। आप बताएं इसमें क्या है, क्या झूठ है इसमें? मैं जवाब दूं इसका? जी जी जी, तुरंत मैं इसका जवाब दूं? जी दीजिए आप जी। देखिए ये बात एक तो यूपीए की चेयरपर्सन है, यूपीए की चेयरपर्सन है, इसलिए एक तो वो खाली ऑल इंडिया कांग्रेस की अध्यक्ष नहीं है, यूपीए की यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस की चेयरपर्सन भी हैं, एक बात। दूसरे ये कि जिस समय सोनिया गांधी जी ने राहुल जी और प्रियंका जी को लेकर राजनीति से किनारे रहकर ये जोरदार लफ्ज़ों में, साफ साफ शब्दों में ये कहा था राजीव गांधी जी के हत्या के बाद कि मैं और मेरे बच्चे राजनीति में नहीं रहेंगे, और 10 जनपद में उन्होंने बिल्कुल अपने को कर लिया था। ये उस समय की बात है जब उन्होंने कांग्रेस की बागडोर नहीं संभाली थी। जी जी। उस वक्त भी इस देश में जब दूसरा प्रधानमंत्री था, दूसरा प्रदेश ऑल इंडिया अध्यक्ष था, सरकार चल रही थी, देश चल रहा था, उस वक्त भी अगर दूसरे देश का, अभी आपने मेरे बच्चे शब्द इस्तेमाल किया सर, हिंदुस्तान आता था तो वो 3 जगह जाता था। एक राष्ट्रपति भवन, दूसरा प्रधानमंत्री भवन, और तीसरा जनपद जहां सोनिया गांधी ने अपने आप डिक्लेयर कर रखा था। जो नटवर सिंह जी ले जाते थे, जो नटवर सिंह ले जाते थे दूसरी सरकार के समय में, उनको तो बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। मुद्दा ऐसा है कि इस पर जितनी चर्चा की जाए उतना समय कम रहेगा। बहरहाल बाहर किए गए, इस मुद्दे पर तमाम लोगों ने जो है इस पर चर्चा की, बात रखी अपनी, उसके लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन माहौल इतना गर्म हो चुका है इस चर्चा का, एक जिक्र यहां पर कर देते हैं। एक सोशल मीडिया में आज चुटकुला आया, हालांकि इसको इससे जोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बता दूं क्योंकि माहौल जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है, कि ये कहा गया कि मनमोहन से पैदा तो हम भी मोदी हुए थे, लेकिन शादी हो गई और उसके बाद मनमोहन बन गए। खैर, इसको इससे नहीं जोड़ना चाहिए। पब्लिक है, ये सब जानती है किताब में क्या सच है या क्या झूठ है, ये पब्लिक खुद तय करेगी किसको वोट देना है किसको नहीं। लेकिन पब्लिक से हम यही अपील करेंगे कि अपने मतों का अधिकार जरूर करें। तुरंत जब आपको वोट देने का अधिकार मिलता है, 5 साल में सरकार चुनने का मौका मिलता है, तो उसका इस्तेमाल कीजिए और सोच समझ कर कीजिए। बहरहाल इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। लवी गुंबर को दीजिए इजाजत। खबरों की रफ्तार जारी है, देखते रहिए जिया न्यूज़। नमस्कार।